हेलो बच्चों, ये कक्षा 10 वालों के लिए मैथ का मॉडल पेपर है। इनके लिए बताने की कोशिश करूँगा कि ये उनके पास 3 घंटे 15 मिनट होगा। 70 नंबर का क्वेश्चंस होंगे। प्रारंभिक कन्नड़ अभ्यर्थियों को पढ़ने के लिए दिया गया है। जो बातें इसमें और समाहित हैं देखिएगा। दिया क्या गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 2 खंड हैं। 2 खंड का मतलब है एक खंड बटा हुआ है बहुविकल्पी के लिए, एक को लिखना होगा आपको। खंड अ में देखिए दिया गया है कि 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं जिनके उत्तर ओएमआर शीट पर देने। ध्यान रहे कॉपी में नहीं लिखने हैं। ओएमआर पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं या वाइडनर का प्रयोग न करें, नहीं तो आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा। दूसरा खंड ब है जिसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक का मतलब होता है आप कॉपी में इसको लिखेंगे। लिखना तो वो भी है, लिखना ये भी, लेकिन उसमें वो पहले से ही प्रॉपर बना होगा कि किस में आपको लिखना है। यहाँ पे आपको अपने हिसाब से बना के लिखना होगा क्वेश्चन का आंसर। इस और देखिए दूसरे खंड ब में जो है आपको केवल 5 प्रश्न करने हैं, ज़्यादा नहीं। खंड अ में जो है 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें 5 प्रश्न, लेकिन 5 प्रश्न भी जो है कई भागों में बटा हुआ मिलेगा आपको। देखिएगा, कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ करना है और अंत तक करते जाइए। उस पर समय नष्ट मत करिए। किस पर समय मत नष्ट करिए? जो सवाल आपको नहीं आते हैं उस पर समय मत नष्ट करिए। अगर बाद में लगाते-लगाते हो सकता है कि आपको सवाल आ जाए तो आगे सवाल करिए, परेशान ना होइएगा। आइए हम खंड अ से हम थोड़ा व्याख्यान कराना शुरू करते हैं। ये पहला है आपका, कहा है किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम 60 हैसियत 3 है। एक संख्या 12, तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपको आपने पढ़ा होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के माध्यम से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएफ होता है। तो पहली संख्या एक संख्या दिया है 12, अगर हमको दूसरी निकालनी है तो दूसरी बराबर क्या हो जाएगा? एस यहाँ पे एचसीएफ 3 एलसीएम 60 अपन इस ये दिया है 12, यहाँ पर कैंसिल हो गया 5 से, तो सेकंड नंबर आ गया 5 3 जा 15, 5 15 नंबर 15 आ गया। ये 15 कौन सा है? बी नंबर है। तो ऐसे ही सवालों को आप करते जाइए और बढ़ाते जाइए। जैसे अब आता है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल होता है। आप ही बताइए, परिमेय संख्या चाहे किसी भी चीज़ में परिमेय संख्या गुणा करेंगे वो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अगला सवाल आता है रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। अगर हम देखें तो इनके गुणांकों का अगर हम अनुपात लें, गुणांकों के जो अनुपात हैं यह a/b, आपने देखा होगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हो जाते हैं तो क्या कंडीशन होते हैं ये बताता है। ध्यान दें, ऑप्शन दिया है कि केवल एक अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, 2 हल, कोई हल नहीं। ऐसे सवालों का क्या होता है? ऐसे सवालों के ऐसे जिनके गुणांक यानी जिनके गुणांकों के अनुपात बराबर हो जाते हैं उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब अगला सवाल आ जाता है, कहता है वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। देखिएगा, ऐसे सवालों को हल करने के लिए पहले 70 में से ये पहले वाला घटा लेंगे, 125 में से ये घटा देंगे, घटा के हल करेंगे तो आपका 13 आएगा। पाँचवा सवाल है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। 5 गुणों का मतलब 3 का पहाड़ा आप पढ़ सकते हो। 5 गुणे होंगे, 3 होंगे, 6 होंगे, 9 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे। इनको जोड़ दो, 6 3 9 9 18 12 30, 30 2 40 5 45, आपको सीधा 45 हो गया। आगे अगला सवाल शुरू होता है और पूछता है यहाँ पे
द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के बारे में निम्न कथन विचार कीजिए। कहता है विविक्त कर शून्य से कम है, कोई मूल वास्तविक नहीं है, विविक्त कर शून्य है या मूल वास्तविक है। तो इनको चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इनका जो है, आप चूँकि बहुविकल्पी है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो b² माइनस 4ac लगा करके। b का मतलब यहाँ -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और -4 गुणे a का मान 2 और c का मान हो जाएगा आपका 3। तो कितना आएगा 16 -4 दूनी 8 त्रिक 24। हमने वैल्यू देखा तो -8 वैल्यू आया, और -8 वैल्यू ये बताता है कि जो d है वह 0 से कम है, और जब d का मान 0 से कम होता है तो क्या घटित हो जाती है, जब d का मान, ये सबसे पहली बात कि विविक्त कर शून्य से कम है, ये हमारा पहला सही हो गया। पहला किस में है, पहला इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम चूक गए कि कौन सा ऑप्शन है। देखिएगा जो थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं इसको, यहाँ से दिया है तो पहला यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें नहीं है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। केवल एक सही है तो ये भी ऑप्शन बना हुआ है। तो आइए देखते हैं ऊपर और करके कि और क्या सवाल बताता है। कहता है पहला तो कंप्लीट हो गया है, फिर दूसरा देखते हैं समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। तीसरा कहता है समीकरण के विविक्त शून्य है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, और समीकरण के मूल वास्तविक ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। यानी 1 और 2 जिसमें है वो दोनों सवाल, अब दोनों बहुविकल्पी वाले सही हो जाएंगे। इसमें दोनों बहुविकल्पी वाले कौन से हैं, ये पहला और दूसरा, यानी ए नंबर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर सवाल में कहता है AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष इतने हैं, इसका विकर्ण क्या होगा। आप बताओ, ये आयत ऐसे बना लीजिए आप लोग। आयत बनाने के बाद यहाँ कोई नाम रख दीजिए। AOBC बोला तो AOBC ये नाम हो गया आपको, जिसके 3 शीर्ष 0,3 0 0। तो जिस तरह से ये मूल बिंदु रखा है, आप चाहे तो उसी तरह से भी रख सकते हैं, और कोशिश करेंगे उस तरह से तो बेटर होगा। अगर मैं इनका नाम 0,0 रख दिया, ये ए का, ओ का, और बी का नाम कराया, सॉरी ए का 0,3, बी का कर दिया 5,0। तो इसका विकर्ण पूछ रहा है। मान लीजिए इसका विकर्ण हो गया इस तरह से या इस तरह से। अगर हम लेंगे ए बी लें या ओ सी लें, हम विकर्ण के बारे में क्या जानते हैं, हमें इसके विकर्ण के बारे में बताना है कि इसका विकर्ण क्या हो सकता है। तो हम यहाँ से यहाँ पता कर लें कि ये कितना हो सकता है, ये पता कर लें कि ये कितना हो सकता है, तो ये आसानी से निकल जाएगा। इसके 3 शीर्ष कर दिए हुए हैं, तो आयत है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो विकर्ण हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। विकर्ण का मान बराबर होता है। यहाँ से अगर हम मिला के देखें तो ये थोड़ा सा रॉन्ग बना हुआ है, ये 0 0 इधर से लिखेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। फिर भी हम देखते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ के लिए 3 मान होगा। मैं इसको फिर से बनाता हूँ। ये 0,0 दिया है, जो ए का लिखा है, ए के बाद देखो आप 0,3, 0,3 का मतलब है यह y पर 3 गया है, y पर 3 गया है। अगर ये y पर 3 गया है तो मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। थोड़ा सा चेंजेस का मतलब है, देखिए ए यहाँ पे, इसके बाद b 5,0 है यानी x पे, b यहाँ पे, c यहाँ ले लेता हूँ ध्यान से। ए 0,3 है तो 0,3 यहाँ होगा। 0,3 मतलब ये जो दूसरा भाग है ये y को इंगित करता है, तो यानी ये y पर है केवल। ये x को इंगित करता है, यानी ये केवल x पे है। c वाले को मान लिया इस पे है, तो हमसे पूछ रहा है विकर्ण। हम विकर्ण देखिए
ये वाला ले लेते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। आपको पता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी में सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, मैं लिख नहीं सकता इसको, मैं बता दे रहा हूँ, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के माध्यम से। यहाँ पे देखिए मैं जिस पे निशान लगा रहा हूँ वो x2 का काम करेगा। देखिए x2 माइनस x1 यानी 5 में से 0 गया, 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया 25। फिर y2 यानी 0 माइनस y1 3, 0 में से 3 गया -3, -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 9 आ गया 25, 9 34 हो जाएगा। इसका वर्गमूल लेंगे तो वही हमारा 2 ही होगा, तो अंडर रूट 34 ही हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। 8 पर समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5 बटा हुआ 4 और 0 का एक मूल 1/2 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। मैं सवालों को थोड़ा सा बताऊंगा, इतने बताऊंगा मेरे ज़्यादा समझ आएगा। मैं चाहता हूँ कि केवल बच्चे पेपर देखें, बस पेपर देख के समझ सकें वो। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। 8वां 9वां ये त्रिभुज पूछता है यहाँ पे। इसके बाद इन्हीं त्रिभुज के बारे में कुछ सवाल दिए, त्रिकोणमिति के सवाल हैं, ये भी त्रिकोणमिति के सवाल दिए गए हैं। 14 नंबर भी त्रिकोणमिति के सवाल है, 15 नंबर भी त्रिकोणमिति के नहीं, ये वृत्तखंड के हैं। 16 नंबर ये उसी वृत्तखंड क्षेत्रफल वाले चैप्टर से दिया गया है, जो आपको 10वां नंबर चैप्टर है। इसके बाद संख्याओं का माध्य दिया है 17वां। 18वां माध्यिका दिया है। 19वां आपको बहुलक माध्य के माध्यम से माध्यिका निकालनी होगी। 20वां नंबर आपका प्रायिकता से क्वेश्चन दिया है, प्रायिकता से क्वेश्चन इनको करना है। खंड ब जब आ जाते हैं तो देखो यहाँ तक जो है आपको, यहाँ तक तो आपको करने हैं आपके दिए गए एक छोटे से वो ऑप्शनल वाले कॉपी में आंसर। अब आपको ये मेन कॉपी में आंसर करना होता है। मेन कॉपी में आंसर करने की शुरुआत हम खंड ब से करेंगे। यहाँ से देखो हमारा पहला क्वेश्चन फिर शुरू हो जाता है। इसमें पहले ही सवाल से शुरू हो जाता है 2-2 नंबर का, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहले सवाल में आपको लगभग 6 सवाल मिल रहे हैं और सभी 2-2 नंबर के हैं। ये भाज्य संख्या है तो क्यों है ये बताना है सब। मैं अगर देखूं तो बच्चों के दिमाग के हिसाब से जितना वो प्रैक्टिस करेंगे हर क्वेश्चन आसान होते चले जाते हैं। अब जैसे ये सवाल दे के यहाँ पूछ रहा है कि इसका मान निकालिए। यहाँ दो घनों में जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इनका घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, इनका माध्य निकालना है। ऐसे ही आप क्वेश्चन को मतलब परेशान ना होइए, ज़्यादा परेशान करने वाले क्वेश्चन इसमें नहीं मिलते हैं आपको। अंग ये समदूरस्थ हो ऐसा हमको पॉइंट निकाल लेना है। दूसरे सवाल से शुरू होता है 4-4 नंबर का। तुरंत मैं अगर शायद देखूँ तो लगभग 5 सवाल है इसमें और हम दूसरे सवाल पहुँचे हैं। दूसरे सवाल में भी 6 सवाल आपको मिलेंगे, प्रत्येक 4-4 नंबर के। यहाँ दूसरे कक्षा में देखिए अगर देखा जाए तो हमको शून्य ज्ञात करना है, यानी मूल इनके मूल क्या है ये ज्ञात करने हैं और उनके गुणांकों की संबंध की सत्ता जांच करनी कि हाँ ये बात सही है या गलत है। दूसरे का ख अगर देखा जाए तो इनके वर्गों का अंतर निकालना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना होता है, दोनों संख्या ज्ञात कर देनी है आपको। सिद्ध करना है किसी वृत्त की व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। अगर मैं देखूँ तो ये यहाँ पे थ्योरम दिया गया है जिसको आपको सिद्ध कर देना है। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण अशुभ बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यही आपको सिद्ध करना है। कुछ सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। अब आता है देखिए अंगा नंबर क्वेश्चन। प्रायिकता का दिया हुआ है कि एक थैले में 3 लाल 5 काली, इस थैले में से एक गेंद या दृश्य निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है। प्रायिकता क्या है ये भी पता करनी है कि जब लाल हो और जब लाल नहीं हो तब निकालने हैं। आता है अगला सवाल। नीचे दिए हुए बंटन का माध्य कितना है, बारंबारताओं का योग कितना है, तो x और y के मान निकालने। ये भी आपको क्वेश्चन आसान हो गए हैं। जब तीसरे सवाल में हम पहुँचते हैं, तीसरे सवाल से ही आप देखिए अथवा शुरू हो जाता है जो 6 नंबर के है। कहता है 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को लौटने पर बड़ी संख्या इतना है, अंकों का अंतर इतना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी का आयु सोनी की आयु कितनी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु कितनी, नूरी और सोनी की आयु कितनी है ये बता देना है आपको। चौथा सवाल शुरू हो जाता है। एक बहुमंजिल भवन की शिखर यानी ऊंचाई और दूरी का सवाल शुरू हो जाते हैं। 30 से 45 सेंटीमीटर के बीच दो भवनों के बीच की दूरी निकाली। ये सब करने ज़्यादा मतलब परेशान नहीं होने हैं। ये भी ऊंचाई दूरी का है, ये भी ऊंचाई दूरी, ये नहीं करोगे तो ये करोगे, लेकिन दोनों ही ऊंचाई दूरी का है। 14 नंबर में ये भी 6 नंबर का है। हम अगला सवाल देखें तो 5वें नंबर जो लास्ट सवाल है
भयंकर रूप में बना दिया, जैसे बच्चे देख के डर जाएँ, लेकिन सवाल से देख के डरे नहीं। 6 नंबर का ये भी दिया हुआ है, दोनों में से आपको चाहे जो करिए। जैसे ये आपका जो क्षेत्रफल वाला चैप्टर है, जिसमें आपको गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु वगैरह के बारे में पढ़ना होता है, ये सारे फैक्ट दिए हुए हैं। इसमें दिया हुआ एक क्वेश्चन क्या है, कहता है कि एक बर्तन उसके उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेमी, उसके ऊपरी भाग खुला हुआ है, त्रिज्या इसकी 5 सेमी, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की गोली डाली जाती है तो इतनी त्रिज्या का एक गोला है। जब इतनी त्रिज्या का गोला है यानी गोली का आयतन निकाल लिया जाए, तो वह ये बता रहा है कि 1/4 भाग पानी बाहर निकल गया। बर्तन में डाली गई किसी गोलियों की संख्या कितनी ही पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, गोली का आयतन, पानी का आयतन, निकले हुए भाग पानी का आयतन में से गोली के आयतन के भाग कर देंगे, ये पता चलेगा कि कितनी गोलियाँ उसमें डाली गई हैं। चाहे ये कर लें, चाहे ये कर लें कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। अब सोचो, गोलाकार कांच का बर्तन है, गर्दन उसकी बेलनाकार, यानी कुछ इस तरह से हो सकता है। क्या कहता है, जिसकी लंबाई 8 सेमी, व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का माप व्यास 8.5 सेमी, इससे भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा ज्ञात करनी है। बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेमी है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। ये मानते हुए उपरोक्त मापन, आंतरिक मापन, पाई का मान 341 के लगाना है। आपको ध्यान रहे इन बातों का। ठीक है, धन्यवाद।